मातीज़ रंगों के सरताज हैं, अ जीनियस ऑफ कलर्स। उनकी क्रोमेटिक पनाश आज भी इस कंप्यूटर के युग में जब आप इच्छा से रंगों को क्रिएट कर सकते हैं, आज भी वो अनसरपास्ड है। वैन गॉग के येलोज़ जो कि उन्होंने अपने खेतों में और अपने सूरजमुखियों में इस्तेमाल किए थे, उनकी स्टारी नाइट का ब्लू थोड़ा बहुत आसपास आते हैं, पर मातीज़ के केस में रंग भावनाओं का ठोस मूर्तिकरण है, ए कंडेंसेशन ऑफ इमोशंस। उनके लिए कहा गया है कि कौन ऐसा चित्रकार होगा जो ऐसे कोबाल्ट ब्लूज़, ऐसे ऑरेंजेस, ऐसे फुशियास, ऐसे वेलवेटी ब्लैक्स, ऐसे ब्लूज़ को इस्तेमाल करने के बाद भी रंगीन टॉफ़ी जैसे, कलर्ड गम बॉल जैसे इम्पैक्ट से बचा रह जाए। उनके चित्र अभी भी रंगीन लगते हैं, ना कि टॉफ़ी वाले रंगीन लगते हैं। और उनके जो इंट्यूटिव पकड़ थी कलर के ऊपर, वो बहुत कुछ म्यूज़िक से इक्वेट की जा सकती है, जिसमें नुआंसेस, इमोशंस के नुआंसेस पे ध्यान दिया जाता है, ना कि स्ट्रक्चर्स पे। वो एक राइट एक्सपीरियंस पैदा करने के लिए होते हैं रंग। और जो उनके रंगों का इस्तेमाल उनकी पेंटिंग्स में इस तरह से होता है कि जो उनकी लाइनें होती हैं वो रंगों का कंटेनर नहीं होती हैं, बल्कि रंगों के विस्तार से पैदा हुए सीमांत होती हैं। एज क्रिएटेड बाय द एक्सपेंशन ऑफ कलर्स। वो कहते थे कि कलर एक दूसरे की तरफ ऐसे रीच आउट करने चाहिए कि एक कैकाफोनी ना क्रिएट हो, और ऐसा करने के लिए वो रंगों को एक फोर्स के तौर पर अपनी पेंटिंग्स में इस्तेमाल करते थे। उनकी बहुत बड़ी सफलता थी कि वो ऐसे ह्यूज़, ऐसे रंगों के आयाम क्रिएट कर पाए जो कि नेचर में शायद मिले ना, प्रकृति में शायद मिले ना, पर फिर भी प्रकृति में उन रंगों के होने से जो अनुभव पैदा होता है उसको वो बड़ी सटीकता से पकड़ते थे। ये उन्होंने एक रेबेलियस हारमोनी और अनकैनी जक्सटापोजिशन से प्राप्त किया। उनकी हारमोनी, उनका संतुलन भी एक तरीके से विद्रोह करता दिखता था। 1911 का रेड स्टूडियो, उनकी जो ये पेंटिंग है, इस बात का एक जीवंत उदाहरण है। ये एक मुश्किल पेंटिंग है देखने के हिसाब से, क्योंकि इसमें आपको कोई एंट्री पॉइंट नहीं मिलता है। इसमें आपको कूदना पड़ता है, यू विल हैव टू टेक अ प्लंज इनटू इट। और इसके जो इसमें जो चीज़ें डाली गई हैं वो किसी भी तरीके से आपको कोई रेफरेंस नहीं देती हैं, बल्कि आपको आपके अंदर एक फीलिंग क्रिएट करती हैं। उसकी जो चीज़ों की प्लास्टिसिटी है वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर जो इमोशंस क्रिएट कर रही हैं वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरी तरीके से लाल है, ज़रूरत से ज़्यादा लाल है। और इसमें जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो जिस तरीके से आप देखेंगे कि क्रेयॉन्स पड़े हुए हैं, क्रेयॉन्स वहाँ पड़े हुए हैं जहाँ शायद मतीज़ के लिए पड़े रहते हों वो। और उसमें आपको सेंस ऑफ स्पेस नहीं पता चलेगी कि कहाँ दीवारें मुड़ रही हैं, कहाँ दीवारें हो रही हैं। जो सामान भी रखा हुआ है वो भी एक इम्प्रेशन सा दे रहा है बस। वो आपको एक इमोशंस जो उस रेड स्टूडियो में खड़े होकर जो फील किया होगा, एसेंशियल इमोशंस मातीज़ ने, उसको पकड़ा रहा है। और ये इस पेंटिंग की बहुत बड़ी विशेषता है। ये पेंटिंग एक तरीके से चिल्लाती है, स्क्रीम करती है कि कैसे मतीज़ कलर्स को यूज़ करते थे फिक्टिशियसनेस कन्वे करने के लिए, आर्टिफिशियलिटी ऑफ आर्ट कन्वे करने के लिए। कहा गया है आर्ट इज़ स्वीट एक्सेसेस, और वो एक्सेस वो क्रिएट करते थे, इतना भी ओवरबोर्ड नहीं जाते थे कि इमोशंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। और उसकी फिक्टिशियसनेस ही, क्योंकि रियल डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंटेशन में जो भावनाओं का जो गहरापन है वो शायद पकड़ में ना आए, उसके लिए थोड़ा सा आर्टिफिशियलिटी का सहारा लेना पड़ता था, और उसमें मतीज़ मास्टर थे। रेड स्टूडियो को जब हम देखते हैं तो हम इस बात से पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाते हैं कि आर्ट कैन फॉर्म इट्स ओन रिपब्लिक ऑफ प्लेजर। एक अपनी स्वायत्त सत्ता बना सकती है कला, जो कि प्रेम, आनंद और एहलाद से भरी हुई हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि विश्व में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग सोशियो पॉलिटिकल फ्रेम से आर्ट को देखते हैं, गलत नहीं देखते हैं, पर यह भी सत्य है कि आर्ट अपने आप में एक रिपब्लिक ऑफ प्लेजर बन सकती है। मतीज़ और उनके फॉलोअर्स को फाओज कहा जाता था, द वाइल्ड बीस्ट। उन्होंने चित्रकला को उलट पुलट कर दिया था। ये वाइल्ड बीस्ट जो था, एक लॉ स्टूडेंट था जिसने चित्रकारी बहुत लेट शुरू की थी, और अपने निजी जीवन में एक बहुत ही शालीन
और सभ्य सा विसाज क्रिएट किए रहते थे। ट्वीट के कोट पहनना, चश्मा लगा के घूमना और एक स्कॉलरली सा लुक दिया करते थे और बहुत प्राइवेट व्यक्ति थे। पर जब उनके चित्रों को देखते हैं तो इनका पैशन और इनकी एनर्जी साफ नज़र आती है। उनका कहना था कि मैं इसेंशियल कैरेक्टर की तरफ जाता हूँ इन लगातार बदलते हुए मोमेंट्स के बीच में, और जो इस तरह का एक हमारे सामने जो संसार है जो हमेशा बदलता रहता है, उसके नीचे एक इसेंशियल कैरेक्टर होता है। उसको अगर चित्रकार पकड़ लेता है तो वो रियलिटी का, यथार्थ का एक लास्टिंग इंटरप्रिटेशन कर सकता है, यथार्थ का ऐसा इंटरप्रिटेशन जो टिकेगा। उसमें उनको पूरी सफलता भी मिली, पर इससे बड़ी सफलता उनकी ये थी कि ये चीज़ उन्होंने अपनी ब्यूटी को बिना सेक्रीफाइस किए पाई। उनका डेकोर, उनकी ब्यूटी, कलर्स का उनका उपयोग इस इसेंशियल कैरेक्टर की साधना में कभी भी खोया नहीं, और वो एक प्लेजर के पेंटर आज भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।